नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग 1937 तक पहुंच गए थे और उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ये क्लास आपके लिए 1937 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रांतों में चुनाव हुए और ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में चुनाव की बात हमने की थी। 1937 में हमने 11 प्रांतों में चुनाव की बात की थी, जिसमें से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, असम और सिंध में मिलीजुली सरकार बनी और पंजाब और बंगाल के क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुस्लिम लीग को सफलता मिली। इस तरह के रिजल्ट्स जो आए वहाँ पर मुस्लिम लीग को बड़ी हताशा हुई। जहाँ तक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात जो हम 1909 से ही रेगुलर करते आ रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि कांग्रेस के बराबर का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं उनको मिले, परंतु सफलता मिल नहीं रही थी। और जब प्रांतों के चुनाव भी हुए तो वहाँ पर भी जब कांग्रेस 7 जगह पर काबिज है और मुस्लिम लीग स्पष्टतः 2 जगह पर काबिज है, तो निश्चित रूप से इनकी स्थिति कमज़ोर दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग ने दुष्प्रचार की स्थिति को शुरू किया। और दुष्प्रचार से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि मुस्लिम लीग इस तरह के कुछ रिपोर्ट्स तैयार कराएगी जिससे ये लगे कि कांग्रेस और हिंदू जो हैं वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक संदर्भ में जिक्र करना चाहूँगा दोनों पक्षों का। जहाँ पर भारत के विभाजन की बातचीत की जाती है तो वहाँ डिस्कशन आता है कि क्या सारी गलतियाँ मुस्लिम लीग की हैं या कुछ गलतियाँ कांग्रेस की, हिंदुओं की भी रही हैं। तो वहाँ पर मैं आपको निष्पक्ष तरीके से यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ इस समय 1937-38 में क्या स्थिति है। 1937 की बात यदि की जाए तो जब 11 प्रांतों के चुनाव हुए, 7 जगह कांग्रेस आई, तो संयुक्त प्रांत में जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्तर पर सरकार के गठन की तैयारियां कर ली। यहाँ पर ये बहुमत की स्थिति में थे, कांग्रेस बहुमत की स्थिति में थी। यहाँ पर मुस्लिम लीग का एक प्रपोजल आया, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भारतीय इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव और महत्वपूर्ण बातचीत यहाँ पर की जा रही है। देखिए, मुस्लिम लीग ने यहाँ संयुक्त प्रांत में जो कांग्रेस की सरकार बन रही है जिसके पास अपना स्पष्ट बहुमत है, तो मुस्लिम लीग ने यहाँ प्रपोज किया कि हम भी मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं। मतलब संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को मुस्लिम लीग की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी मुस्लिम लीग आगे बढ़कर ये कह रही है कि हमको भी मंत्रिमंडल में आप शामिल कीजिए, सरकार में शामिल कीजिए, हम इसके लिए तैयार हैं। यहाँ जो गलती हुई कांग्रेस से वो बेसिक ये थी कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि यदि आप मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, मुस्लिम लीग के सदस्यों से कहा गया कि यदि आप मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं तो आपको मुस्लिम लीग की सदस्यता को छोड़ना होगा। आप कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कीजिए और यहाँ आ जाइए, हम आपको मंत्रिमंडल में जो भी पद हैं, स्थान है, वो आपको देंगे। इस तरह का कमिटमेंट करने की बात जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर की। ये एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रिव्यू किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर मुस्लिम लीग को साथ नहीं लिया और अब मुसलमानों को ये लगता है कि उनके साथ भविष्य में भी इस तरह का ही बर्ताव किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये चीज़ मुस्लिम लीग को अखर गई, और अखर गई तो मुसलमानों ने अपने आप को मजबूत करते हुए अलग देश की मांग स्थापित कर दी। और इस अलग देश की मांग को स्थापित करने के लिए 2-3 तरह की रिपोर्ट्स बनाई गई। एक 1938 में आई, एक 1939 में आई। ये आई मार्च 1938 में, ये आई सितंबर 1939 में। पहले हम बात करते हैं पीरपुर रिपोर्ट के बारे में। पीरपुर रिपोर्ट क्या है? पीरपुर के जो राजा थे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कराई और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो संयुक्त प्रांत है, इस संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत का मतलब हम लोग समझ लें, बार बार जिक्र आ रहा है, ये आज का उत्तर प्रदेश मान सकते हैं आप इसे। तो संयुक्त प्रांत में हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों का जो शोषण किया गया या हिंदुओं के द्वारा जो मुसलमानों पर अत्याचार किए गए, उन घटनाओं की एक लिस्ट बनाई गई, एक रिपोर्ट तैयार की गई।
अब ये कितनी वास्तविक थी या इसमें कितनी ओरिजिनलिटी थी, इस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ घटनाएं वास्तविक रही हों, कुछ घटनाएं काल्पनिक रही हों, परंतु कहा यह जाता है कि पीरपुर रिपोर्ट जो तैयार की गई थी वो पूरी तरह से एक तरफा थी और इसमें जितनी भी घटनाएं शामिल की गई वो काल्पनिक थी। तो इस तरह की रिपोर्ट जब आई तो निश्चित रूप से मुसलमानों के मन में हिंदुओं और कांग्रेस के प्रति अलगाव की स्थिति हुई, अर्थात उनका अटैचमेंट कम हुआ और इस तरह के भ्रामक प्रचारों ने निश्चित रूप से भारत के विभाजन की ओर कदम बढ़ाने के लिए मुसलमानों को प्रेरित कर दिया। यहाँ पर पीरपुर रिपोर्ट जिस राजा ने तैयार कराई है उनका नाम था राजा मोहम्मद मेहंदी। ये आपसे कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजा मोहम्मद मेहंदी, इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार कराई गई थी। इसी तरह की एक रिपोर्ट शरीफ रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। सितंबर 1939 में ऐसी ही एक रिपोर्ट शरीफ रिपोर्ट जारी की गई और ये बिहार के क्षेत्र में बनाई गई थी। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं या इस तरह का जो प्रचार है वो भारत के विभाजन के लिए भूमिका स्थापित करता चला गया और आगे जाकर 1947 में भारत विभाजित हो गया। तो यहाँ पर दोनों ही पक्षों को मैं समालोचनात्मक रूप से देख रहा हूँ कि कांग्रेस ने भी कई मिस्टेक की है, यहाँ मुस्लिम लीग भी उसी तरफ जा रही है, तो निश्चित रूप से अलगाव बढ़ता चला गया और दोनों की गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं या यूं कहिए तात्कालिक परिस्थितियों की वजह से कहीं ना कहीं भारत का विभाजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अब कांग्रेस के अधिवेशनों की। एक दो अधिवेशन जो रेगुलर हुए। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा में। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा गुजरात में है। यहाँ पर पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। प्रश्न पूछे जाते हैं पहली बार, क्योंकि त्रिपुरी संकट 1939 सबको याद है, यहाँ मिसिंग होती है। पहली बार अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस कहाँ बने? हरिपुरा में। तो सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इस अधिवेशन की एक दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताएं। इस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों के लिए जो एक कांग्रेस की पॉलिसी है, देशी रियासतों के संबंध में जो कांग्रेस की पॉलिसी है वो यहाँ पर डिक्लेयर की गई। उनको भी स्वतंत्रता संग्राम की इस लहर में शामिल करने का जिक्र किया गया। इस तरह की बातचीत इस अधिवेशन में मुख्य रूप से निकल कर आई। और इसके अलावा एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया और इसका श्रेय दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, JLN जवाहरलाल नेहरू को श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो 1938 के अधिवेशन में किया गया। यहीं पर हम बात कर लेते हैं 1939 के वो प्रसिद्ध कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल स्पष्ट रखें, त्रिपुरी संकट क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। तो 1939 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो हुआ त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में ये जो अधिवेशन हुआ, तो इस अधिवेशन की जो मेन थीम थी, मार्च 1939 था ये। इस त्रिपुरी अधिवेशन में जो मुख्य बातचीत थी वो अध्यक्ष के पद को लेकर थी। यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए सबसे पहले नाम रखा गया मौलाना आज़ाद का। मौलाना आज़ाद का नाम इस तरह का था जिस पर कोई बहुत ज़्यादा विवाद नहीं था, लोगों की बड़ी सहमति मिलती थी। गरम दल, नरम दल, जो भी स्वरूप हो, वो मौलाना आज़ाद के व्यक्तित्व से बड़े प्रभावित थे और मौलाना आज़ाद को अध्यक्ष बनाने की बात कर दी गई। परंतु मौलाना आज़ाद ने यहाँ अध्यक्ष बनने से मना कर दिया। अब मना कर दिया तो वहाँ पर विचारधारा के मतभेद दिखाई देने लगे और महात्मा गांधी की जो इच्छा थी वो पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी का जो फेवर है वो पट्टाभी सीतारमैया के बारे में है। परंतु कुछ लोग ऐसे थे जो सुभाष चंद्र बोस से बड़े प्रभावित हैं, जो युवा थे वो सुभाष चंद्र बोस के प्रति आकर्षित थे। तो यहाँ पर कांग्रेस के जो दूसरा पक्ष है वो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाना चाहता है और पहली बार कहा जाता है कि यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए त्रिपुरी में चुनाव हो गए। अब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता या कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए इन दोनों के बीच जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस विजयी रहे। बहुत बड़ा विषय है ये कि जब सुभाष चंद्र बोस विजयी रहे तो इसका मतलब कांग्रेस
का गांधी समर्थित उम्मीदवार यहाँ पराजित हो गया। गांधी के द्वारा जिसे समर्थित किया गया, समर्थन दिया गया, वो यहाँ पर हार गए। और जब ये हार गए तो बहुत अजीब स्थिति निकल कर आई। ऐसा लगने लगा कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस कार्यक्रम से अलग हो जाएंगे, कांग्रेस की संपूर्ण गतिविधियों को छोड़ देंगे। इस तरह का सीन क्रिएट हुआ और ऐसी परिस्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने इस पद के लालच को ना रखते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि गांधी अभी भी अनिवार्य हैं, वो भारतीय जनता में इतने पॉपुलर हैं, भारतीय जनता को एक साथ लेकर और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। इस पूरी कहानी के बीच में सुभाष चंद्र बोस ने तय किया कि वो कांग्रेस को छोड़ देंगे और यहाँ सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और शेष समय के लिए यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और इस तरह से ये त्रिपुरी का जो संकट है ये समाप्त हो गया। ये त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि गांधी के पास बहुत ज़्यादा कोई लोग समर्थन में नहीं है और सुभाष चंद्र बोस की जो कार्यशैली है वो लोगों को प्रभावित कर रही है। अब जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ से अलग हो जाएंगे तो उन्होंने 1939 में ही 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये हमसे काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? 3 मई 1939 को की। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि 1939 में ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि हिटलर और मुसोलिनी की जो पॉलिसीज थी वो आक्रामकता पर थी और उस आक्रामकता की वजह से दूसरा विश्व युद्ध सीन में आ गया। अब दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों पर बड़ा दबाव था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में भले ही इंग्लैंड विजयी रहा होगा, परंतु दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोगों के साथ टक्कर लेना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो बहुत जल्दी में भारतीय सेनाओं को लड़ने के लिए भेज दिया गया। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जैसे ही विश्व युद्ध स्टार्ट होता है वहाँ पर भारतीय सेनाओं को भेज दिया गया। और भारतीय सेनाएं जब लड़ने के लिए जाएंगी विश्व युद्ध में तो निश्चित रूप से यहाँ एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि जब प्रांतों में भारतीय लोगों की सरकारें हैं, एक बार इसको हम ठहर के समझें कि जब प्रांतों में, ब्रिटिश भारत में प्रांतों में भारतीय लोगों की सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हों, चाहे वो मुस्लिम लीग की हों या मिली जुली सरकारें हों, तो क्या ब्रिटिश सरकार को प्रांतीय सरकारों से इस बात को पूछना नहीं चाहिए? मतलब ये प्रांतीय सरकारें कह रही हैं कि आप भारतीय सेना को लड़ने के लिए भेज रहे हैं, हमारे सैनिकों को लड़ने के लिए भेज रहे हैं, तो इस संबंध में हमसे पूछा जाना चाहिए था, हमसे विचार विमर्श किया जाना चाहिए था, जो ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया। ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर तर्क है कि हम उनको पेमेंट करते हैं, हमारे वो कर्मचारी हैं, हम उनको लड़ने के लिए भेज रहे हैं, ये हमारे आउटलुक है, आपसे हम क्यों पूछेंगे। तो ये मतभेद की स्थिति हुई और इस मतभेद की स्थिति में कि भारतीय सेनाओं को बिना अनुमति के युद्ध में भेज दिया गया दूसरे विश्व युद्ध में, इस वजह से कांग्रेस समर्थित 8 सरकारों ने इस्तीफे दे दिए। बिल्कुल स्पष्ट करें, कितनी सरकारों ने, कितने प्रांतों की सरकारों ने इस्तीफे दे दिए? 8 प्रांतों की सरकारों ने इस्तीफे दे दिए। कांग्रेस समर्थित का कहने का अभिप्राय यह है कि 7 स्थानों पर तो कांग्रेस काबिज थी ही, उसके अलावा 7 प्लस असम की जो मिली जुली सरकार है, इन्होंने भी क्या कर दिया? इस्तीफे दे दिए। और इस तरह से अब केवल, अगर हम मोटे तौर पे समझे तो मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकार ही वहाँ अस्तित्व में रह गई हैं। अब जो बची हुई प्रांतीय सरकारें हैं उनको लग रहा है कि अब हमने कांग्रेस की दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली है। बहुत तरीके से हम इस बात को सुने कि हम क्या कह रहे हैं। अब जो बची हुई सरकारें, क्योंकि 11 में से 8 ने तो इस्तीफा दे दिया, तो बची हुई जो सरकारें हैं उनको ये लगता है कि अब तक तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हम पर भारी पड़ रही थी, अब कांग्रेस वाली सरकारें तो सारी समाप्त हो गई, उन्होंने इस्तीफे दे दिए। तो बची हुई जो सरकारें हैं उन सरकारों ने एक दिवस सेलिब्रेट किया, एक डे सेलिब्रेट किया और उसे कहा जाता है मुक्ति दिवस। आपको ये याद रखना है कि मुक्ति दिवस किस किस ने सेलिब्रेट किया है, किस किस ने मनाया है? तो मुस्लिम लीग ने भी, और इनके साथ हैं भीमराव अंबेडकर भी।
मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भीमराव अंबेडकर गांधी की नीतियों से या कांग्रेस की नीतियों से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है, और चाहे वो पूना पैक्ट हुआ हो परंतु उसके बाद भी अंबेडकर को लगता है दलितों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था, तो वो कांग्रेस के अगेंस्ट हैं, विरोध में हैं। और यहाँ अंबेडकर और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया कि हमें कांग्रेस की सरकारों से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, तो ये संदर्भ आपको निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कई बार क्या है, उलझाने के लिए वो कहेगा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो लोग उसे स्वतंत्रता दिवस मान लेते हैं। इस तरह के संशय में आपको नहीं रहना है। मुक्ति दिवस का डे आपको ध्यान रखना है, 22 दिसंबर 1939 को ये मनाया गया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, और आगे हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मांग के बारे में। देखिए, पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग एक अधिवेशन में पहली बार आपको दिखाई देती है। और वो कहाँ पर दिखाई देती है, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपका क्रम ऊपर से ही डिसाइड होता हुआ है कि लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। लाहौर में इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष थे, क्योंकि अध्यक्षता परमानेंट उन्हें दे दी गई थी। तो लाहौर के इस अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को पहली बार पाकिस्तान की मांग रख दी गई। मतलब एक मुस्लिम लीग के अधिवेशन के माध्यम से डिक्लेयर किया गया लाहौर अधिवेशन में कि अब हमें अलग राष्ट्र चाहिए मुसलमानों के लिए। इस संदर्भ को यदि हम पहले से देखें तो ये कहानी कहाँ से बिल्ट हुई, किस तरह से पाकिस्तान की मांग स्टार्ट की गई, उसको हम एक बार देख लेते हैं बैकग्राउंड में जाकर। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान की मांग का संदर्भ, या यूं कहिए कि एक अलग राष्ट्र की मांग का संदर्भ कहाँ से निकल कर आया। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता की इलाहाबाद में। ठीक है, और इलाहाबाद में इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद इकबाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, तो इन्होंने ये कहा कि भारत में मुसलमानों के लिए अलग प्रांत हों। अलग प्रांत का मतलब यहाँ पर ये सीधा राष्ट्र नहीं मांग रहे थे। आप बिल्कुल इस बात को एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। कहीं भी मोहम्मद इकबाल ये नहीं कहते कि अलग देश दे दिया जाए। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को ये लगता है कि बहुसंख्यक हिंदू राज्यों में, जहाँ हिंदू बहुत बड़ी संख्या में हैं, वहाँ मुसलमानों के लिए कुछ कठिनाइयाँ हैं। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसी देश के अंदर कुछ राज्य जहाँ मुसलमान रह जाए, कुछ राज्य जहाँ पर हिंदू रह जाएं, और कोई ऐसा विभाजन जैसा शब्द नहीं। हाँ, मुसलमानों के लिए कुछ अलग प्रांत हो ताकि वहाँ पर चुनाव लड़ सके, वो अपनी जो भी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको संपादित करें सब। परंतु कहीं भी मोहम्मद इकबाल जो है इस बात का जिक्र नहीं करते कि एक अलग देश दे दिया जाए। एक इनिशियल डिमांड इसको आप कह सकते हैं, एक प्रारंभिक मांग कह सकते हैं कि मोहम्मद इकबाल पहला आदमी है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिए जाए। ठीक है, तो ये 1930 की इनकी डिमांड थी। और इस डिमांड को किस तरह से प्रस्तुत किया कट्टरपंथियों ने, वो आपको बता दें। 1933 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र है रहमत अली। इस रहमत अली ने बैठे बैठे एक प्लानिंग किया, और उस प्लानिंग के अंदर एक शब्द बनाया कि मुसलमानों को भारत से अलग एक राष्ट्र मिल जाना चाहिए, और उस राष्ट्र का नाम होगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान शब्द में क्या क्या उसने समाहित कर दिया। उसने समाहित कर दिया कि इसमें पंजाब होना चाहिए, इसके अंदर कश्मीर होना चाहिए, पंजाब होना चाहिए, कश्मीर होना चाहिए, और मुख्य तौर पर बात करें तो सिंध होते हुए बलूचिस्तान भी होना चाहिए। इस तरह की कुछ प्लानिंग वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। पाकिस्तान शब्द किसने, वो आएगा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, पाकिस्तान का निर्माता कौन था। तो पाकिस्तान का निर्माता का मतलब पाकिस्तान शब्द का निर्माता, और वो उसका आंसर आपको देना होता है रहमत अली। ठीक है, तो रहमत अली ने यहाँ पर पाकिस्तान शब्द पहली बार बना दिया और कह दिया
नाउ और नेवर, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा नाउ और नेवर, बोला अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह का नारा दे दिया। तो ये मांग निश्चित रूप से अब एक अलग राष्ट्र की मांग के रूप में है। और यदि हम ये कहें कि मुस्लिम लीग के अधिवेशन के माध्यम से ये मांग पहली बार कब आई, तो लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940, वो दिवस 23 मार्च आपको ध्यान रखना, ये वो दिन है जब 23 मार्च 1931 को ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी। और 23 मार्च को ये डिमांड की गई और 23 मार्च को ही पाकिस्तान दिवस बाद में मनाया जाने लगा। तो ये वही दिन है। तो 23 मार्च 1940 को ये मांग जिन्ना के माध्यम से आ गई। और इस प्रस्ताव को किस तरह से बनाया गया उसको हम देख लेते हैं। इस प्रस्ताव में 3 लोगों की मुख्य भूमिका थी, सिकंदर हयात खान। अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान जो पंजाब प्रांत था, पंजाब प्रांत में हमने आपको बताया था कि पंजाब और बंगाल के क्षेत्र में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो सिकंदर हयात खान, इसके अलावा फजल उल हक, ये बंगाल में प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग की बंगाल वाली सरकार के प्रधानमंत्री थे। और इसके अलावा एक व्यक्ति और थे, खलीक उज्जमा। इन सभी ने मिलकर पाकिस्तान का ये प्रस्ताव बनाया। और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया, बनाया इन तीनों ने, प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है फजल उल हक को। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार पाकिस्तान की मांग यहाँ पर रख दी। पर ध्यान रखें, यहाँ पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो रहमत अली ने जो अपनी एक कल्पना विकसित की है, संकल्पना बनाई है, वो भले ही बना ली हो, पर यहाँ पर पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। केवल मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र, एक अलग राष्ट्र की बात यहाँ पर की जा रही है। और ये मांग प्रस्तुत कर दी गई। और जब ये मांग प्रस्तुत कर दी गई तो निश्चित रूप से मुस्लिम लीग की सारी जो गतिविधियां हैं, सारा का सारा जो फोकस है वो अब इस दिशा में जाएगा कि किस तरह से वो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इससे आगे की। और आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।